नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। क्या नेपाल दोबारा बनेगा हिंदू राष्ट्र? मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। पड़ोसी देश नेपाल में हलचल तेज है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह 2 महीने बाद पोखरा से काठमांडू आते हैं और उसी समय भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होकर वापसी की मांग होती है। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले 16 साल से लोकतांत्रिक सरकार है, बावजूद इसके वहां पर राजशाही की वापसी की मांग हो रही है। मौजूदा लोकतांत्रिक सरकारें जो रही हैं उनका वामपंथी झुकाव रहा है। क्या यह एक बड़ा कारण हो सकता है राजशाही की वापसी का? और क्या आप ये जानते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी तो लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहरा रहे थे। कैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र की मांग वाले आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए? क्या है कनेक्शन नेपाली राजघराने का गोरक्षपीठ से? क्यों आखिर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर को राजा की तरह सम्मान नेपाल में मिलता है? और क्यों नेपाल के जो राजा हैं वो गोरक्षपीठ के सामने अपने शीश झुकाते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर क्यों नेपाल में लहराए जा रहे हैं? नेपाल के पूर्व राजा की रैली में क्यों गूंजा योगी योगी? क्या कम्युनिस्ट विचारधारा से तंग आ गया है नेपाल? नेपाल के हिंदुत्व का क्या है सीएम योगी से कनेक्शन? क्या सीएम योगी के पोस्टरों से चीन के प्लान नेपाल के परखच्चे उड़ गए? चीनी दखलंदाजी से बेहाल फिर हिंदू राष्ट्र बनने की ओर नेपाल? करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में इंसानों का इतना बड़ा जमावड़ा परिवर्तन का संकेत मान लिया जाता है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह के काठमांडू आने पर जमा ये भीड़ गिनती में 10,000 से ज्यादा थी और इन समर्थन रैली में लगे नारे नेपाल की सत्ता के सिंहासन को डोलने पर मजबूर कर रही थी। ये भीड़ नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी और राजशाही की वापसी के नारे लगाकर पूर्व राजा का स्वागत कर रही थी। तस्वीरें 9 मार्च की हैं। नेपाल के पोखरा में 2 महीने का निवास कर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह काठमांडू वापस लौटे थे। नेपाल में इतनी बड़ी भीड़ के कुछ सियासी मायने भी हैं जिनको समझना जरूरी है। नेपाल हमेशा भारत का मित्र राज्य रहा है। ये बात 2008 के बाद थोड़ी सांकेतिक तौर पे थोड़ी दूरियां बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि राजा जितने थे 2008 के पहले, 2000 जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है नेपाल में, तो वो हमेशा मित्रवत संबंध रखे हैं उन्होंने भारत से। उस समय हिंदू राष्ट्र की बातें होती थी। 2008 के बाद काफ़ी बदलाव हुआ है नेपाल की राजनीति में। नेपाल में जो जितने पॉलिटिकल पर्सन थे वो जब सत्ता में आए, जब उन्होंने सत्ता स्थापित करी तो वो संभाल नहीं पाए उस सत्ता को जिस तरीके से राजा संभालते थे। इसमें एक चीज़ गौर करिएगा कि भारत का हस्तक्षेप नेपाल के राजनीति में कम हुआ है 2008 के बाद और चीन का वहीं बढ़ गया है। चीन अपने कई वैश्विक प्रायोजन नेपाल से में करता रहा है। नेपाल में अपराध बढ़ा है, नेपाल की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। राजाओं को उस कई दशकों से राज किया है, उन्होंने वर्षों राज किया है, तो उनको एक सिस्टम उन्होंने बना लिया था किस तरह से काम होता है नेपाल में।
आज जो आप देख रहे हैं ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह साहब जो आए राजा हैं वहाँ के, वो उनका भव्य जो स्वागत हुआ और जो इतनी बड़ी भीड़ दिखी वहाँ पर, वो यही कारण है। क्यों वहाँ पर जन आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है कि आप जो हमें आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है और जो नेपाल जो राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र, वो खत्म हो गया है, उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है वहाँ। अब इसी में एक चीज़ और, भारत और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से नेपाल से मैत्री संबंध और बेहतर हुए हैं। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के का आश्रम भी है वहाँ पर, गोरक्षनाथ पीठ का आश्रम है वहाँ पर काठमांडू में, और वो बहुत प्रभावी व्यक्तित्व हैं नेपाल की राजनीति में। इस वजह से भी योगी आदित्यनाथ की एक अहम जिम्मेदारी बन जाएगी आने वाले समय में कि वो राजसत्ता पुनः स्थापित करें नेपाल में, और नेपाल से जो मैत्री संबंध 2008 के पहले थे उनको प्रगाढ़ करने की कोशिश करें। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की इसी रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लहराए गए और हिंदू राष्ट्र की मांग की गई। दरअसल नेपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए जाना महज संयोग नहीं है, इसके पीछे दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों की जटिल परतें छिपी हैं। इन संबंधों को भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि सीएम योगी के पोस्टर लहराए जाने को लेकर नेपाल की सियासत में क्या भूचाल आया है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसी साल 31 जनवरी की है और गोरखनाथ मंदिर की है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तस्वीर में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह विधिवत पूजा करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर सबूत है नेपाल और गोरखनाथ मंदिर के सदियों पुराने कनेक्शन की। वो कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली रैली में सीएम योगी के पोस्टर लगाए जाने के क्या कारण हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजतंत्र समर्थकों की रैली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लहराया गया, उनके जयकारे लगाए गए, उससे नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। सत्ताधारी पार्टी आपत्ति जता रही है, वही राजतंत्र के समर्थक उत्साहित हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनके देश में भी योगी जैसा नेतृत्व करने वाला एक साहसी लीडर चाहिए। दरअसल उनका मानना है कि 2008 के बाद नेपाल की राजनीति में जिस तरह लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिस तरह 1 दर्जन प्रधानमंत्री बने, नेपाल की स्थिति, नेपाल की हालात सुधरने के बजाय बदतर होती चली गई। वहाँ पर जिस तरह से हिंदुत्व को समाप्त करके वामपंथी विचारधारा का बीजारोपण हुआ, उसे जो सांस्कृतिक ऊर्जा थी हिंदुत्व की, सनातन की, वो पूरी तरह खत्म हो गई है। उनका स्पष्ट मानना है कि उन्हें योगी जैसा एक लीडर चाहिए जो सनातन के विचार को पुष्ट करता है, ऊर्जा से संचालित करता है और हिंदुत्व की रक्षा का वचन देता है। सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या योगी जी अब भारत के साथ साथ नेपाल में भी इतने अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। सवाल यह भी उठ खड़ा होता है कि योगी जी से नेपाल का आखिर रिश्ता क्या है। जानना आवश्यक है कि योगी जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और गोरक्षपीठ का नेपाल की राजशाही से एक
गहरा आध्यात्मिक रिश्ता नाता रहा है। कहा जाता है कि नेपाल का जो शहंशाह जो उस समय के थे, शाह वंश के जो शासक थे, वे गोरखनाथ जो कि गोरख पीठ के पहले जो संत थे उनसे आशीर्वाद लिए थे। उन्हीं के प्रेरणा से वहाँ पे राजतंत्र की नींव पड़ी थी और उनका शासन स्थापित हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पहले देखा गया कि नेपाल के जो मौजूदा राजवंश के उत्तराधिकारी हैं ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, वह भी जो है गोरखपुर के गोरक्षपीठ में आए थे, पूजा पाठ किए थे और योगी जी के साथ देखे गए थे। तो वहाँ के जो राजतंत्र के समर्थक हैं, जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जो है गोरक्षपीठ से अपना एक रिश्ता नाता है और वे चाहते हैं कि यहाँ पर जो है पुनः राजतंत्र की स्थापना हो। और चूंकि उनका देश जो है गोरखपीठ के जो गोरखनाथ जी थे उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा, तो एक बार उन्हीं के पीठ जैसा जो मौजूदा नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वैसा ही चेहरा, वैसे ही विचार वाला लीडर जो है नेपाल को मिले। नेपाल का भारत से रोटी बेटी का नाता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उसकी उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं और लगभग 570 किलोमीटर का एक अपना बॉर्डर भी है। लोगों का आना जाना बेरोक जारी रहता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान, तीज त्योहार, लोक पर्व सब एक दूसरे के साथ मिलकर के मनाते हैं। तो माना जा रहा है कि वहाँ के जो राजतंत्र के समर्थक जो हैं, वह योगी जी को एक लीडर के तौर पे अपने यहाँ भी उसी तरह से एक लीडर की चाहत रखते हैं जो देश को आगे बढ़ा सके। देखा भी जाए तो विगत 2008 से लेकर के अब तक 2024 तक जितने भी वहाँ के प्रधानमंत्री हुए, अधिकांश जो है वामपंथी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और चीन से अनुप्राणित रहे हैं। और जिस तरह चीन का नेपाल में लगातार हस्तक्षेप बढ़ता गया और वहाँ सनातन के हिंदुत्व के जो प्रतीक थे उनको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची गई, स्वाभाविक रूप से वहाँ के जो आस्थावान लोग हैं उनके लिए वह जो है नागवार गुजरा। ऐसे में उनकी कोशिश है कि एक बार फिर जो है नेपाल में राजतंत्र की स्थापना हो और जो एक हिंदुत्व की चेतना वाला कोई ऐसा लीडर जो है उनका नेतृत्व करे जो राष्ट्र को जो है बुलंदियों के ऊपर ले जाए। नेपाल के हिंदुओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना सके। नेपाल में 16 साल पहले मई 2008 में राजशाही का शासन समाप्त हुआ था और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन अब नेपाल के हिंदू अपने देश से हमेशा के लिए लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि सारे हिंदू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। नेपाल में अगर राजशाही शासन की वापसी हुई तो वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह वापस सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व भी वही कर रहे हैं। इसमें राजतंत्र का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं। इन पार्टियों में सबसे प्रमुख पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। इस पार्टी के ज्यादातर नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। सीएम योगी नेपाल में इस आंदोलन से इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब असहज हो गए हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान में कहा, हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें नहीं लहराते, ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस घटना को सरकार की साजिश करार दिया, जिसका उद्देश्य राजशाही समर्थकों को बदनाम करना था। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि नेपाल के राजशाही समर्थकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत का पड़ोसी देश होने के नाते नेपाल के घटनाक्रम बेहद अहम है। भारत की बड़ी सीमा नेपाल से लगी है।
यूपी के कई जिलों से नेपाल की सीमा लगती है और यूपी से नेपाल का शुरुआत से ही रोटी बोटी का रिश्ता रहा है। नेपाल की 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। योगी आदित्यनाथ 2017 से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की नेपाल में लोकप्रियता और बढ़ी है और इसके दो बड़े कारण भी हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। नेपाल हिंदू बहुल देश है। आबादी के करीब 81% हिंदू हैं। नेपाल के जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। इसलिए नेपाल के हिंदुओं का यूपी से काफी लगाव और जुड़ाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। पूरी दुनिया में विख्यात गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी पहचान और लोकप्रियता हिंदुओं के बीच गहरी है। नेपाल में गोरक्ष पीठ की बड़ी मान्यता भी है और बेहद पुराना इतिहास भी। माना जाता है कि नेपाल के पहले शाह वंश के संस्थापक को गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया था। नेपाली राज परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। कहते हैं नेपाल राजमहल के पास ही गुरु गोरखनाथ की गुफा थी। उस समय के राजा पृथ्वी नारायण शाह अक्सर गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। पृथ्वी नारायण की भक्ति से प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें नेपाल को एकजुट करने का वरदान दिया था। तभी से गुरु गोरखनाथ को राज परिवार से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। गुरु गोरखनाथ जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या उत्तर भारत और नेपाल में सर्वाधिक है। इन दोनों संप्रदाय के सदस्यों को जोड़े रखने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने प्रतिवर्ष एक खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल नरेश को आमंत्रित किया जाता था। नेपाल नरेश स्वयं या अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजते थे। नेपाल विश्व में एकमात्र घोषित हिंदू देश था, लेकिन राजतंत्र के खिलाफ एक व्यार बही जिसमें राजतंत्र की समाप्ति हुई और मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का पदार्पण हुआ। लेकिन कुछ समय जनता ने फिर से एक बार राजतंत्र की मांग की है और इस बार राजा गानेन सिंह का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें नाथ संप्रदाय के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी पोस्टर देखे गए। अगर फिर से एक बार राजतंत्र नेपाल में आता है तो उम्मीद की जा सकती है कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। गुरु गोरखनाथ के बाद गोरखपुर में उनके गुरु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सैकड़ों साल से जारी है। नेपाल में नाथ संप्रदाय को राजघराने के आध्यात्मिक गुरु का दर्जा हासिल है। यही कारण है कि गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर यानी आज के समय में सीएम योगी की नेपाल के हिंदुओं में राजगुरु और आध्यात्मिक गुरु जैसी साख है। आज भी मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में राज परिवार की तरफ से खिचड़ी भेजी जाती है। मकर संक्रांति के दिन गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खुद राजा या शाही परिवार का कोई सदस्य खिचड़ी चढ़ाने आता था। नेपाल में लोकशाही की स्थापना के बाद भी राज परिवार की ओर से खिचड़ी आती है। गोरखनाथ मंदिर से नेपाल की सुख शांति के लिए महारोट प्रसाद दिया जाता है। नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा है। नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा है। गुरु गोरखनाथ का नेपाल से गहरा संबंध है। उन्हें दिव्य संत मानकर पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ को रक्षक संत मानते हुए उनकी परंपरा नेपाल की शाही संस्कृति में गहराई से रची बसी हुई है। नेपाल का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का है। इसके अलावा गोरखकाली और मुक्तिनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिर भी नाथ संप्रदाय की विरासत का प्रतीक हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्यसेंद्र नाथ के नाम पर नेपाल में उत्सव मनाया जाता है। अपने शौर्य और पराक्रम से दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली गोरखा रेजिमेंट भी गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर ही बनी थी। नेपाल में गोरखा समुदाय के लोगों के इतिहास को लेकर के ढेर सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं। कहा जाता है कि गोरखा लोगों का यानी उनके व्युत्पत्ति का गोरक्षपीठ के जो पहले संत गुरु गोरखनाथ थे उनसे आध्यात्मिक रिश्ता था
और नेपाल के जिस स्थान पर वह सबसे पहले देखे गए, उन्हीं के नाम पे नेपाल का एक जिला गोरखा पड़ा और माना जाता है कि यही वजह के कारण जो है उन्हें गोरखा कहा जाता है। नेपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एवं आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ सनातन के शौर्य के तौर पर भी है। साल 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ काठमांडू में विश्व हिंदू सम्मेलन में गए थे। मंच पर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भी मौजूद थे और तब सीएम योगी ने वहां के हिंदुओं को लेकर जो कुछ कहा था वो इतिहास में दर्ज है और आज के नेपाली हिंदू अपने मन में उन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा है। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को 22वीं और 24वीं को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने स्वतंत्र नेपाल में दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं। और सबके बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है। अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है? एक समय पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब सवाल ये है कि नेपाल के हिंदू क्यों राजशाही वापस चाहते हैं? दरअसल इसके पीछे कुछ बड़े और बेहद जरूरी कारण भी हैं, जिन्हें समझे बिना नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग के आंदोलन को समझा नहीं जा सकता। लोकतंत्र नेपाल को राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाया। पिछले 16 साल में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नेपाल के किसी भी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। नेपाल में अब तक हुए चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। राजनीतिक अस्थिरता ही शायद वो वजह है कि नेपाली जनता गठबंधन सरकारों और लोकतंत्र से थक चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता की नेपाल ने पिछले 16 साल में बड़ी भारी कीमत भी चुकाई है। नेपाल में पिछले 1 दशक में जो भी नेपाली सरकार बनी है, उसके रवैये को लेकर भी नेपाली हिंदू संतुष्ट नहीं है। नेपाली हिंदुओं की इस असंतुष्टि का कारण भी समझिए। नेपाली जनता ने लोकतंत्र का समर्थन इस उम्मीद से किया था कि देश विकास की राह पर सरपट दौड़ेगा, बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगेगी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता
और सरकारों के वामपंथी झुकाव के कारण हुआ इसका उल्टा। इस समय नेपाल में बेरोजगारी दर 11% है। नेपाल की महंगाई दर 6.05% है। नेपाल का जीडीपी ग्रोथ महज 2% है। यो नेपाली सिंह चाली संसारमा लम्किन्छ झुम्की झै ज्योति बाली। नेपाल में राजा के समर्थन में जुटी ये भीड़ क्या देश से लोकतंत्र को हटा देगी? क्या नेपाल में राजशाही दोबारा लाना मुमकिन होगा? दरअसल ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजशाही को वापसी के लिए सियासत के गलियारे से होकर गुजरना पड़ेगा। राजशाही के समर्थन में है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। नेपाली संसद में 275 सीटें हैं। 2022 के चुनावों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 14 सीट मिली थी। वहीं 2017 के चुनावों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2013 के चुनावों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 13 सीट मिली थी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पास कोई बड़ा और करिश्माई चेहरा नहीं है। बता दें कि 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में 165 का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि बाकी 110 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का नेपाल के जो 7 राज्य हैं और 77 जिले हैं, उनमें उनका सांगठनिक ढांचा जो है बहुत ही कमजोर है। चाहे वह गंडकी प्रदेश हो, मधेसी प्रदेश हो, कोशी प्रदेश हो, लुम्बिनी प्रदेश हो या अन्य जो राज्य हैं, वहाँ अभी उस तरह से उसके जन समर्थन का जो एक स्वभाव और चरित्र जो अन्य पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है, उस तरह का नहीं है। जबकि यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो 29 मई 1990 में उसकी स्थापना हुई, प्रारंभिक दौर से ही उसका जो एजेंडा रहा है हिंदुत्व रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद को लागू करना रहा है, राजतंत्र के समर्थन में रहा है। लेकिन उस तरह से उसको सफलता नहीं मिली। दरअसल उसका मूल कारण यह है कि जो नेपाली कांग्रेस हो या नेपाल की वामपंथी पार्टियां हों, उन्हें जिस तरह से चीन के द्वारा ढेर सारी सहूलियतें, इसके अलावा संसाधन मिला, प्राप्त हुआ और जिस तरह से आर्थिक तौर पे मजबूत होते हुए नेपाल के लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करने में उसे कामयाबी मिली, उस तरह से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को नहीं मिलता। दरअसल नेपाल ने राजशाही और लोकतंत्र के बीच सत्ता का एक बड़ा संघर्ष देखा है। 90 के दशक में शुरू हुआ ये विरोध राजशाही के खात्मे के साथ ही हुआ। 1996 में माओवादियों के नेतृत्व में गृह युद्ध शुरू हुआ। 2001 में तत्कालीन राजा वीरेंद्र विक्रम शाह और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र शाह राजा घोषित किए गए। 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह ने संविधान निलंबित कर संसद को भंग किया। 2008 में हिंदू राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस उम्मीद के साथ हिंदू राजशाही को खत्म करने में जनता ने साथ दिया था, वो तार-तार हो गई। अब नेपाल में फिलहाल राजशाही को वापस लाने का आंदोलन जोरों पर है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच एक सवाल अब भी खड़ा है कि क्या दुनिया को उसका पहला हिंदू राष्ट्र दोबारा मिलने वाला है? पूरी दुनिया में भारत और नेपाल ही ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक है। नेपाल की आबादी 3 करोड़, हिंदू 81.19%, मुस्लिम 5.09%, बौद्ध 8.2%। हालांकि एक्सपर्ट संभावना ना के बराबर ही जता रहे हैं, लेकिन अगर नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो दुनिया का पहला ऐसा देश होगा। धर्म के आधार पर दुनिया के देशों की लिस्ट भी एक बार देख लेनी चाहिए। दुनिया में 27 देश इस्लामिक राष्ट्र हैं, जबकि 13 देश ईसाई राष्ट्र हैं, लेकिन एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल में इन दिनों आंदोलन जोरों पर है। माना जा रहा है कि राजशाही को वापस लाने के लिए इस आंदोलन में लाखों लोग जुड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की कोशिशें क्या रंग लाती हैं। लेकिन इतना तो तय दिखता है कि नेपाली जनता वामपंथी झुकाव वाली सरकारों से तंग आ चुकी है। तो नेपाल में इन दिनों आंदोलन जोरों पर है। क्या वहां पर वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं? अगर जानकारों की माने तो वो कहते हैं नेपाल में राजशाही की वापसी होना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये बात तो साफ है कि मौजूदा नेपाल की जो जनता है वो वहां की लोकतांत्रिक सरकार से खुश नजर नहीं आ रही है। हमारे आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।